नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना निम्बोलकर सराग हूँ और मैं एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होने के नाते मैं उन बच्चों को मदद करती हूँ, उन बच्चों को थेरेपी देती हूँ जो बच्चे उम्र के हिसाब से विकसित नहीं हो पाते, जिन बच्चों को जन्मतः कुछ इश्यूज़ होते हैं, ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में, लिखाई में, बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इश्यूज़ दिखाते हैं, नॉर्मल रेगुलर स्कूलिंग में क्लासरूम के अंदर वो क्लास को डिस्टर्ब करना या फिर बाकी बच्चों में घुल मिल ना पाना, ऑटिज़म जैसे डिसऑर्डर्स, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो बच्चों को उम्र के हिसाब से माइलस्टोन्स अचीव करने में इश्यूज़ होते हैं, उनको मैं एज अ पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट देती हूँ। स्पेशली एबल्ड बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जो जन्मतः कुछ प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनको सेंसरी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स हैं, इन बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी का क्या फ़ायदा है। अब जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्लिनिक या फिर सेंटर होता है, उसके अंदर का वातावरण, वहाँ के इक्विपमेंट्स जैसे बड़ा सा थेरेपी बॉल, बहुत अलग अलग प्रकार के झूले, अलग अलग टाइप के सेंसरी टॉयज़, कुछ ऐसे खिलौने जिससे बच्चे की डेवलपमेंट एनहांस होती है। इस वातावरण के कारण हर एक बच्चे को एक स्टिमुलेशन या फिर चालना मिलती है, जिसकी वजह से वो आगे की चीज़ें सीख पाते हैं और अपने आने वाले माइलस्टोन को जल्दी अचीव कर पाते हैं। एट द सेम टाइम एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास पीडियाट्रिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। हर एक बच्चा अलग होता है, उसके पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री अलग होती है, उसके घर का वातावरण, पेरेंटिंग अलग होती है। ये सब चीज़ों को जान के पहचान के हर एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अलग अलग बच्चे के लिए एक अलग अलग डिज़ाइन किया हुआ प्रोटोकॉल बनाते हैं। और थेरेपी सेंटर का वातावरण, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का ज्ञान, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास होने वाले अलग अलग ट्रीटमेंट अप्रोचेस जैसे सेंसरी इंटीग्रेशन, न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स, बिहेवियरल मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड कुछ पेरेंटिंग स्किल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को एट द सेम टाइम पेरेंट को भी बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है बच्चे के केस में। जब ये सब चीज़ें साथ में आ जाती है, तब जाके स्पेशली एबल्ड बच्चे या फिर जो बच्चों को बड़े होने में, विकसित होने में प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे बच्चे आगे जो जो माइलस्टोन्स उसने अचीव किए नहीं हैं, वो अचीव कर पाते हैं। हर एक पेरेंट को लगता है कि उनका बच्चा इंडिपेंडेंट या फिर स्वावलंबी होना चाहिए। बच्चे ने खुद के कपड़े पहनना, खुद से अच्छे से टॉयलेट ट्रेन हो जाना, खुद के हाथों से खाना खाना, खुद के टी शर्ट के बटन, पैंट का लेस, शू का लेस, सॉक्स पहन पाना, ये सब करना पेरेंट्स को एक पॉइंट के बाद ज़रूरी लगता है। और इनको हम लोग एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग ऐसे बोलते हैं। एडीएल्स में अगर कुछ बाधाएं बच्चों को आ रही है, इवन इन दैट केस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से एक बड़ा सा योगदान देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चे को बटन लगाने को नहीं आ रहा है, इस बच्चे का अच्छे से असेसमेंट करने के बाद थेरेपिस्ट समझने की कोशिश करता है कि क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से बच्चा बटन नहीं लगा पा रहा। क्या वो ठीक से नीचे देख नहीं पा रहा, क्या उसका ध्यान पूरे तरीके से बटन लगाने में नहीं है, क्या उसके हाथ अभी भी कमज़ोर है, अभी भी उसको बटन का टेक्सचर पसंद नहीं आ रहा है, बटन लगाते वक्त जितना पेशेंस बच्चे को होना चाहिए, क्या वो पेशेंस उसमें नहीं है, बटन लगाने के लिए जितना टाइम उसको मिलना चाहिए उतना टाइम सामने से पेरेंट उसको नहीं दे पा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी में सब सिखाना चाह रहे हैं। तो बहुत ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो देखे जाते हैं एक एडीएल के पीछे। एक बार थेरेपिस्ट समझ ले कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तब जाके उस प्रकार के एक्सरसाइजेस, एक्टिविटीज़ और होम प्रोग्राम्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स ने घर पे भी जाके थेरेपी रिलेटेड एक्टिविटीज़, पेरेंटिंग स्किल्स को अपग्रेड करना, घर का वातावरण अच्छा रखना ज़रूरी है। और इस प्रकार से अगर हम हर एक बच्चे को जिसको खुद के काम करने में दिक्कत आ रही है, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दें, तो बच्चा खुद से इंडिपेंडेंट हो सकता है। एंड पेरेंट का जो एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारे सिवा बच्चा कर पाएगा या नहीं, या फिर हमारे सिवाय बच्चे ने खुद का काम खुद कर लेना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन भी पूरा हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का और एक प्रॉब्लम क्या होता है कि उनमें नेगेटिव बिहेवियर्स देखे जाते हैं। नेगेटिव बिहेवियर्स यानी सत्कार्य नहीं कर पाना, पेरेंट्स जो भी बात बोल रहे हैं उनको वो डिसोबे कर देते हैं, या फिर वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, कुछ काम करने बोलेंगे, अगर उनको नहीं करना है तो कुछ गुस्से में उठा के फेंक देना, पेरेंट्स को मारना, पेरेंट्स को बाइट करना या फिर पेरेंट्स को पिंच करना।
कभी कभी बच्चों को अननेसेसरी अटेंशन सीकिंग की भी आदत होती है, यानी कि वो जानबूझ के अगल बगल के लोगों को चढ़ाने के लिए कुछ ऐसे हरकतें करते हैं जिनसे उनको बहुत ज़्यादा ध्यान मिले। अब इनको बोला जाता है नेगेटिव बिहेवियर्स। नेगेटिव बिहेवियर मैनेज करने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे का बर्ताव ऐसा क्यों है। एक बार हम समझ ले, एक बार थेरेपिस्ट समझ ले कि जो भी बच्चे का बिहेवियर है उसके पीछे ये रीज़न है, उस रीज़न को ट्रीट करके बच्चे को उस केस में हेल्प करके हम उसके नेगेटिव बिहेवियर्स को कम कर सकते हैं। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थेरेपिस्ट के साथ साथ पेरेंट्स भी बिहेवियर्स को मैनेज करने के लिए हेल्प करें। थेरेपिस्ट के पास बहुत थोड़ा समय होता है बच्चे के साथ का, जिसमें बच्चे के ऐसे बिहेवियर्स वो मैनेज कर पाए, लेकिन घर के अंदर का जो पेरेंट्स के साथ का समय होता है बच्चों का, उस समय में ज़रूरी है कि पेरेंट्स ने भी ये बिहेवियर्स उस प्रकार से मैनेज किए जाए। हर एक बच्चे का बर्ताव अलग होता है, हर एक बच्चे के बर्ताव के पीछे कारण अलग होते हैं। तो इंडिविजुअल चाइल्ड पे, एक अकेले बच्चे पे अच्छे से काम करना ज़रूरी होता है। कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं है जो हर बच्चों के केस में काम आए। बहुत ज़रूरी होता है कि अगर 10 बच्चे हैं, 10 अलग अलग बर्ताव है, तो हर एक बच्चे को अच्छे से एनालाइज करके उसके पेरेंट को समझाना कि उस बर्ताव के पीछे का कारण क्या है और उस बर्ताव को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। ये अगर थेरेपिस्ट ने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया और पेरेंट ने भी बहुत अच्छे से समझ के घर के वातावरण में यूज़ करना स्टार्ट किया, तो ये बर्ताव जो गलत है, मारना, पीटना, चीज़ें फेंकना, डिसोबे करना, ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जन्मतः कुछ इश्यूज़ नहीं होते, जिनका बर्थ टाइम पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होता, लेकिन सेंसरी इंटीग्रेशन इश्यूज़ बहुत सारे बच्चों में पाए गए हैं। इन इश्यूज़ की वजह से बहुत सारे बच्चों में फिज़िकल मोटर प्रॉब्लम्स, यानी कि शरीर का इस्तेमाल कुछ काम करने के लिए अच्छे से करना, ये डेवलपमेंट में बहुत इश्यूज़ आते हैं। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बच्चे को उस हिसाब से असेस करता है, उस हिसाब से नज़रिए से देखता है और कुछ ऐसे एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस डिज़ाइन करता है जिसके वजह से बच्चा धीरे धीरे वो शारीरिक काम करना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा बहुत कॉन्फिडेंटली सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा है, ये एक शारीरिक या फिर फिज़िकल मोटर प्रॉब्लम है। अब उस बच्चे का ये जो डर है सीढ़ी ना चढ़ पाना, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का प्रॉब्लम क्या है, थेरेपिस्ट पहले वो असेस करने की कोशिश करता है। समझिए कि उस बच्चे को सीढ़ी नहीं चढ़नी है क्योंकि उसको ऊंचाई से डर लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी, जिसके वजह से उसका स्टेयर क्लाइंबिंग या फिर कोई भी हाइट पे चढ़ के कुछ काम करना बच्चा नहीं कर पाता। ऐसे केस में हम सेंसरी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि थेरेपी बॉल के ऊपर के कुछ व्यायाम होते हैं, झूले के ऊपर के कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, कुछ मसल्स को, जो पसलियाँ होती है हमारी, जो स्टेयर चढ़ने के लिए हेल्प करती है, उसके कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जो अगर हम बच्चे के साथ करें खेल के माहौल में, कोई भी बच्चा सीधे सीधे एक्सरसाइज कर लेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास वो एक स्किल होता है कि अगर बच्चे से कोई एक्सरसाइज करानी है तो वो कैसे करानी है। खेल के तरीके से कुछ खिलौने इस्तेमाल करके, कुछ एनवायरमेंटल इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करके, और उस एक्सरसाइज, उस खेल के वजह से कुछ टाइम के बाद बच्चा आराम से सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देता है। अब ये जो स्पीड है, ये जो टारगेट हमने रखा था कि बच्चे ने खुद से इंडिपेंडेंटली सीढ़ी चढ़ना चाहिए, ये हर एक बच्चे के केस में अलग होता है। कोई बच्चे के लिए थेरेपी से 1 महीने के अंदर डेवलपमेंट्स दिखाई देंगे, तो कोई बच्चे में शायद 6 महीने लग जाए। तो वह हर एक बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो थेरेपी सेशन उसके लिए डिज़ाइन किया गया है उसका डेवलपमेंट कितना जल्दी होगा। कुछ बच्चों के केस में मुंह रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम ये है कि बच्चा अपने मुंह से सलाइवा ड्रूल करता है। मतलब क्या कि कुछ भी काम कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से सलाइवा ड्रिप होते जाता है। अब अगेन इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास असेसमेंट के बहुत सारे ऐसे अलग अलग टूल्स हैं जिससे देख पाए कि एग्जैक्टली इस एरिया में प्रॉब्लम क्या है।
एक बार असेसमेंट का रिपोर्ट थेरेपिस्ट को मिल जाए तो थेरेपिस्ट कुछ यहाँ माउथ रिलेटेड एक्सरसाइजेस करके, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करके, कुछ ऐसे खेल करके बच्चों का ओरल मोटर कंट्रोल, माने कि मुंह के ऊपर का कंट्रोल बढ़ाते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसको सलाइवा ड्रिप हो रहा है और उसके पीछे का रीज़न है कि वो माउथ अच्छे से टाइटली बंद नहीं कर पा रहा। अब अगर इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ की जो पसली होती है वो कमज़ोर है, तो वो बंद करने के लिए, माउथ का क्लोजर लाने के लिए हम बच्चे से स्ट्रॉ के प्रैक्टिसेस करा सकते हैं, बच्चे को ब्लोइंग करा सकते हैं, उसने कैंडल को फूकना चाहिए, पेपर के पीसेस को ब्लो करना चाहिए, ये एक एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेज हैं जो बच्चे के हिसाब से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट रिपीटेशंस के साथ और प्रैक्टिस के साथ जो भी माउथ के इश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ड्रूलिंग के साथ साथ कंप्लेंट्स पेरेंट के ये भी होते हैं कि बच्चा बहुत बड़ा हो गया लेकिन अभी भी चबा के खाना नहीं खाता, या फिर बच्चा अलग अलग टाइप का खाना टेस्ट नहीं करना चाहता, बच्चा फ्रूट्स नहीं खाता, या फिर उसको अभी भी स्ट्रॉ से पीना आता नहीं है, या फिर उसको अभी भी विसिल ब्लो करना आता नहीं है, या फिर उसका जब बात करने का तरीका होता है उसमें क्लैरिटी नहीं है। ये सब इंडिकेशंस है कि बच्चे को कहीं ना कहीं ओरल मोटर इश्यूज़ है। तो इन ओरल मोटर इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए अलग अलग थेरेपी अप्रोचेस, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि सेंसरी इंटीग्रेशन, न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स एंड कुछ अलग ओरल मोटर थेरेपीज़ होती हैं जो थेरेपिस्ट भी बच्चे को देता है। एट द सेम टाइम पेरेंट्स को भी समझाया जाता है कि घर पे आपको इसके रेपिटेशंस, इसका फॉलोअप कैसे लेना है। स्पेशली एबल्ड बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो एक वोकेशन करने के लेवल तक आ जाते हैं, जो कुछ काम करके थोड़ा सा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए भी उस टाइम पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत उपयुक्त है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक बच्चे को हायर किया है और उसका काम है कि फ़ाइल में पेपर्स को जमा करते रहना। अब बच्चे को इस काम के लिए ये चीज़ें करनी ज़रूरी है कि पेपर को पंच करना, पेपर को अच्छे से एक के ऊपर एक जमा कर पाना, पेपर को एक लेवल में लाके अच्छे से फाइल का जो पिन है उसको एक हाथ से पकड़ के पेपर को अंदर डाल पाना, एंड एट द सेम टाइम फाइल का जो पिन है वो काम कैसे करता है ये समझ पाना। ये करते हुए बच्चे को उस काम के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है, मतलब ध्यान देने की क्षमता जिसको हम बोलते हैं, या फिर कंसंट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, वो स्किल लगती है। फिर बच्चे को स्पीड लिमिट समझ में आनी चाहिए कि उसको ये काम 1 मिनट के अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी के काम रह जाएंगे। उस बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि पेपर का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। उस बच्चे को ये भी समझ में आना चाहिए कि वो पेपर कौन से फाइल में जाना चाहिए। अब ये जो सारे स्किल्स हैं, अगर इवन आफ्टर स्पेशल स्कूलिंग बच्चा नहीं जानता है तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन सब चीज़ों के ऊपर काम करके, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ दे के, बच्चे को टाइम लिमिट सिखा के, बच्चे का स्पीड इम्प्रूव करके, उसका अटेंशन कैपेसिटी इम्प्रूव करके उसको सक्सेस दिला सकता है। इसी कारण अगर एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बच्चे को अपने काम के लिए या फिर वोकेशन के लिए हेल्प कर पाएगा तो सोसाइटी भी उस बच्चे को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर पाएगी, उस बच्चे को बहुत जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। एंड ये मैंने सिर्फ आपको एक फ़ाइल वाला एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो स्पेशली एबल्ड बच्चे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट उनको थोड़ा सपोर्ट, गाइडेंस, कुछ एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज और एक रेगुलर थेरेपी का प्रोटोकॉल फॉलो करना ज़रूरी होता है। सो डियर पेरेंट्स, मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इम्पोर्टेंस समझ में आया है बच्चों के केस में, स्पेशली एबल्ड बच्चों के केस में, एंड इन ऑल इवन ऑटिस्टिक अडल्ट्स जो बड़े बच्चे हैं जिनको थेरेपी की ज़रूरत है, इन बच्चों के लिए आपको समझ में आया है। समवेयर अराउंड मैं ऐसे समझती हूँ कि जागरूकता अभी भी इस फील्ड में कम है। मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी समझे हैं, एंड और भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको शायद अभी भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में पता नहीं है, ये जानकारी आप उनके तरफ फैलाएं। थैंक यू।